अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन करेंगे। शाह साहब थैंक यू, आपसे गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले हुकूमत की जानिब से काबीना की सतह पे इस फ़ैसले को मुस्तरद किया गया था और अब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, अब उसमें भी जो बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो शो किए गए हैं और ब्रीफिंग दी गई है जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसको लेकर। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि 14 मई को इलेक्शन पंजाब में हो पाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो मौजूदा सूरत हाल से बचा जा सकता था। अतर मिनल्ला साहब ने यह भी लिखा है कि क्या सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियाँ तहलील करना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जो सियासी माहौल है वो बहुत आलूदा हो चुका है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए अदालत से रुजू और फिर इस्तीफ़ों की वापसी के लिए और फिर पार्लियामेंट जाने का भी जिक्र किया है। बहरहाल ये इख्तलाफी नोट इंतहाई अहम मौके पे सामने आया है। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। इरशाद साहब, क्या इलेक्शन 14 मई को हो पाएंगे या आप समझ रहे हैं अब आपको कहीं से बास आ रही है कि इलेक्शन होंगे? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ जो फैक्ट्स होते हैं उस पर। फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जो तमाम इदारों पर, हुकूमत पर, तमाम शहरियों पर उसका इतलाक़ होता है। उसको मिन्नो अन मानना एक शहरी की वफ़ादारी का एक हिस्सा है। और दूसरा ये है कि आइन का तकाज़ा है 90 दिन में इलेक्शन कराना और उससे मफ़र की कोई नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अब खुदा न खास्ता कोई ऐसी रियासत है जहाँ ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, ना कोई निज़ाम है मुल्क को चलाने का, जंगल का कानून है। तो मुझे तो आज भी यकीन है कि इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे। जिस तरह जो 1 मार्च का फ़ैसला था वो माना गया था और इलेक्शन का शेड्यूल आया था, इस फ़ैसले को भी माना जाएगा। बाकी ये जो हाई कोर्ट उसमें पार्लियामेंट में करारदाद आ गई, देखें ना, उसमें तो तमाशा ये हुआ कि 42 लोगों के जिनके दस्तखत हैं जो हमने देखे हैं, इनमें से ना किसी वज़ीर का है, ना किसी मुशीर का है, ना वज़ीर आज़म का, किसी का नाम ही नहीं है। यानी अगर ये इतना ही मुदब्बिराना फ़ैसला है और इतना ही दबंग एक इक़दाम है तो उसमें वज़ीर आज़म को ख़ुद शामिल होना चाहिए, वज़ीरों को, मुशीरों को, सबको। वो रिज़र्व सीट वाली ख़वातीन बेचारी हैं, उनको फंसा दिया गया है। तो इसका मतलब है इनको भी पता है कि ये कोई आइनी और कानूनी काम हम नहीं कर रहे और पार्लिमानी रिवायात से इनहराफ कर रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से हम पूछ लेते हैं कि शाह साहब ये फरमाएँ कि इस वक्त जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से बन चुकी है और जो महाज़ाराई थी वो पहले तो तहरीक-ए-इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान थी, अब इसको रंग दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और इदारों के दरमियान महाज़ाराई का, यानी पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत और कैबिनेट को मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। तो इस आलम में क्या इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा इम्पॉर्टेंट होगा कि कोई दरून खाना, कोई नामा प्याम हुआ है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और महाज़ाराई से गुरेज किया जाए? पहली बात तो ये है कि जो इरशाद आरिफ साहब का तज्जिया है मैं उनसे एग्री करता हूँ। ये हुकूमत बहाने तलाश कर रही है। पार्लियामेंट की जो करारदाद इनने करवाई है, न सिर्फ ये कंटेम्प्ट है, आइन शिकनी की तरफ एक कोशिश है, ये इसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई माने नहीं रखती इस करारदाद की, कोई वक़्त नहीं है इस करारदाद की। 132 मेंबर असेंबली में जाते हैं और 42 दस्तखत करते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनमें नुमाया लोग नहीं है बिकॉज वो समझदार है। उन्होंने बेवकूफ़ लोगों को भेंट चढ़ाया है और जो समझदार है उन्होंने दस्तखत नहीं किए क्योंकि उनको मालूम है
कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कल को ये हमने रिकॉर्ड मांग लिया है, हमने कैबिनेट डिवीजन को खत लिखा है कि हमें नाम बताइए जिन जिन ने दस्तखत किए रेजोल्यूशन पर, ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, हम इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर जाएं और बताएं कि किस तरह इन्होंने आइन की और आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी की है। तो ये तो कोई हकीकत है नहीं, इलेक्शन भैया होने हैं, इस पे आपकी और मेरी ख्वाहिश और हमारी चॉइस नहीं है, ये आइन की कदगन है, आइन की पाबंदी है। फिर आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक जायजा पेश किया गया, बिल्कुल बजा तौर पे किया गया होगा। इससे बदतर सिक्योरिटी के हालात में इलेक्शंस हुए हैं। आप देखें कि 2008 का इलेक्शन था, 2013 का इलेक्शन था, कोई सूरत हाल ज्यादा खुशगवार नहीं थी। इलेक्शन हुए, ऑपरेशन हो रहे थे, इलेक्शंस हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हो सकते हैं। चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन हमारी आईनी जरूरत है। हाँ, पीडीएम की सरकार इलेक्शन चाहती नहीं है, वो बहाने तलाश कर रही है और गुमगो का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बात मुकम्मल हो जाए, एक तरफ कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ दरखास्तों के लोगों को टिकटों के लिए वो इंटरव्यू करना शुरू कर रहे हैं। अब ये तजादात नहीं है तो क्या है? मुस्लिम लीग बयान देती है कि हमने अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ नहीं किए, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने फलां तारीख से अपने कैंडिडेट्स को हमने इंटरव्यू करना है, तो वो तो इलेक्शन तो फिर आपने ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। सही है। अच्छा शाह साहब, मामला ये है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर है होने चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो इस फैसले के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया और तनाज़ा दर तनाज़ा हो रहा है। आज जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इख्तिलाफी नोट आया, उसमें ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक सियासी जमात की सियासी हिकमत अमली के तहत अगर असम्बली तहलील कर जाए तो ये ठीक है, क्या ये आइनी अमल है? तो आप नहीं समझते कि इस वक्त भी अगर देखिए, जस्टिस साहब का बहुत एहतराम है, मुझे बहुत एहतराम है, और उन्हें बड़े तारीखी फैसले फरमाए हैं। जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद के, बड़े ज़बरदस्त उनके फैसले हैं, हम मोतरफ हैं उनके। लेकिन सवाल ये है कि ये आइन ने चीफ एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार दिया है कि नहीं? जब आइन ने इख्तियार दिया है तो उन्होंने अपनी सवाबदीद में एक आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से असेंबली तहलील की है, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया। स्नैप इलेक्शंस दुनिया में होते हैं, वक्त से पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं, दुनिया में बेपनाह मिसालें ऐसी मौजूद हैं। सही है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है, कदा कलामी माफ मखदूम साहब, ये जब असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, दोनों जमातें मौजूद थीं, यहाँ भी और KPK में भी। किसी ने चैलेंज नहीं किया कि वज़ीर आला ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है या बदनीयती की बुनियाद पर ये असम्बलियाँ तहलील हुए हैं। जी जी, आप जो फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, चैलेंज नहीं किया, लेकिन मैं इससे भी आगे जाऊँगा। इन्होंने तो मुतालबा किया था हमसे कि अगर आप इलेक्शन में संजीदा हैं, आपने इलेक्शन तो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अगर आप संजीदा हैं तो अब से संजीदगी का मुजाहरा करें, KPK से और पंजाब की अपनी असम्बलियाँ हुकूमतों से अलहदा हो जाए, हम नेशनल असम्बली डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन करा देते हैं। मुकर तो ये गए, भाग तो ये गए, हमने तो अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। हम तो समझते हैं कि ये जो इस वक्त सिस्टम है ये नहीं चल पा रहा, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास लीडरशिप नहीं है, ये मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, इनका एक निज़ाम, एक मंशूर नहीं है, एक फ़लसफ़ा नहीं है, एक नजरिया नहीं है। ये तो मफादात का टोला है, मफादात की खातिर इकट्ठे हुए बिखर जाएंगे, गैर फितरी अलायंस है। अच्छा, मैंने सवाल जो पहला आपसे किया था उसमें ये भी एक था उसका हिस्सा कि क्या अब कोई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नामे प्याम हुआ है या कोई और किसी तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ऐसा कोई इम्कान नज़र आता है? नहीं, देखिए, हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन है। हुकूमत के अंदर आप देखें कि आज ही मैं देख रहा था मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है कि हरगिज़ हमने PTI से इमरान खान से गुफ्तगू नहीं करनी। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा इलेक्शंस के लिए हम बैठने को तैयार हैं, उसमें शफाफ इलेक्शंस के लिए क्या बेहतरी लाई जा सकती है, हम क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, किस तरह बेहतरी के इम्कानात हैं, हम तो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। आज वो कतरा रहे हैं, वो नहीं बैठने को तैयार। जी,
अच्छा मखदूम साहब, अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी हुकूमत का ये मौक़िफ़ मान लेती है कि जनाब हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं मुल्क के सिक्योरिटी के, और इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी पर्सनल हम फराहम नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपका रिएक्शन क्या होगा अगर एक कवर मिल जाता है हुकूमत को? पहली बात तो ये है कि जो अलामिया है मैंने देखा नहीं अभी तक, पता नहीं इशू हुआ है अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो मैं इस पे कमेंट करूंगा उनका अलामिया पढ़ के, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना ज़राए से गुफ्तगू, वो कई दफ़ा गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू हो जाती है, कई दफ़ा अपना वज़ीर आज़म हाउस की अपनी ख्वाहिशात होती हैं जिसके टिकट चलवा दिए जाते हैं, लेकिन जब तक अलामिया सामने ना आए मैं समझता हूँ इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। अलामिया सामने आ जाए, मैं उसको पढ़ लूँ, पढ़ के मैं ज़रूर कमेंट करूँगा। सही है। कुरैशी साहब, टिकट्स कब तक फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि गालिबन 20 तारीख तक तो ये सारा जो अमल है वो मुकम्मल हो जाना है। उसका प्रोसेस इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया है और वो उन्होंने PP1 से उसका आगाज किया है और खुद वो एक एक कैंडिडेट को खुद मिल रहे हैं और फैसले खुद कर रहे हैं। इस दफ़ा वो किसी पे निसार नहीं कर रहे और डायरेक्ट कैंडिडेट्स को उन्होंने हेड हंटिंग करवाई है, उन्होंने सर्विस करवाए हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली मिल रहे हैं, खुद मुतमईन हो रहे हैं और देख रहे हैं और इत्मीनान और माजी का रिकॉर्ड भी सामने रख रहे हैं और वो खुद फैसले करेंगे। वो प्रोसेस उनका शुरू हो गया है, आज भी इंटरव्यू होने और ये सिलसिला इंशाल्लाह अगले 4-5 रोज में मैं समझता हूँ मुकम्मल हो जाएगा। शाह साहब, PTI के बारे में हमेशा ये दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें जमहूरियत है, सबसे ज़्यादा फ़ैसले जो हैं वो इज्तिमाई शऊर के साथ किए जाते हैं, इज्तिमाई दानिश को बरूए कार लाया जाता है। ये पार्लिमानी पार्टी पर अदम एतमाद नहीं है इमरान खान का कि वो सही फ़ैसले नहीं कर सकते, मैं ख़ुद फ़ैसले करूँगा? नहीं, उन्होंने सबसे राय पहले ले ली है। जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो सिटी प्रेसिडेंट्स हैं, जो और इलाके की नामवर शख्सियात थी, उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनसे नाम लिए, उनसे तजावीज़ ली और सब फाइलें मौजूद हैं उनके पास। अब उन फाइलों की शॉर्ट लिस्टिंग भी उनके साथ बैठ के उन्होंने की। अब उन शॉर्ट लिस्ट में से फाइनल वो खुद इंटरव्यूज के जरिए कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, इस वक्त बहुत कम मुद्दत रह गई है, यानी 3 महीने रह गए हैं इलेक्शन का जो आइनी मुद्दत है कि अगस्त में असम्बली ने टूट जाना है, हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। इतना वक्त आपने गुजार लिया, अब अगर आप अगस्त तक चले जाएं, मान लें हुकूमत की बात, तो ये इससे कौमी आमांगी भी होगी। जी किबला, हमारी इसमें हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारी ख्वाहिशात पे नहीं हो सकता, ये आइन की बंदिश है। आइन ने हमें भी इन्हें भी सबको जकड़ दिया है। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर कराओ, हम तो इनको 1 साल से कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन कुरैशी साहब 90 दिन में तो नहीं हो रहे ना, 14 मई भी 90 दिन में नहीं है। केपी का अभी हो नहीं रहा। नो सर, आप अंडरस्टैंड कीजिए, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 90 डेज। अब उन्होंने कहा है कि क्योंकि बीच में ये कानूनी मुशगाफियां सामने निकल आई, रुकावटें निकल आई, तो उन्होंने बेर से मिनिमम गुंजाइश दी है। उस प्रिंसिपल को वो नहीं तोड़ सकते, जो 90 डेज का प्रिंसिपल है, जो कदगन है, उसको नहीं तोड़ सकते। वो एक दफा टूट गई तो गैर आईनी चीज हो जाएगी। तो उसके अंदर उन्होंने एक गुंजाइश रखी है नई ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए। सही है। अच्छा कुरैशी साहब, एक सवाल और भी है। 7 साल के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुआहदा हुआ, तेहरान और रियाज के दरमियान राब्ते बहाल हुए, मशहद और जद्दा के दरमियान राब्ते बहाल हो गए, और चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आप समझते हैं कि सऊदी अरब ने अब वाक़तन अपना एक वाज़ेह डायरेक्शन जो है वो दे दी है कि अब उन्होंने फ्यूचर किस तरफ रखना है, और वेलकम टू चीन और अमेरिका को ऑलमोस्ट गुड बाय? देखिए, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि इससे उम्मा में यकजहती पैदा होगी और OIC का जो एक फोरम है वो पहले से ज़्यादा फाल होगा। हमारा खित्ता जो है उस पर इस्तेहकाम आएगा और ये जो एक सेक्टेरियन स्ट्राइक बढ़ रही थी वो अब कम होगी। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। मुझे खुशी इसलिए है कि ये इनिशिएटिव PTI की गवर्नमेंट ने लिया था, इमरान खान साहब ने लिया था। मैं वजीर खारजा के तौर पर रियाद गया, तेहरान गया,
दोनों तरफ बातें हुई, बात आगे चली। OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया गया। उसमें चीन के वजीर खारजा को बैसियत एक खास मेहमान के की नोट स्पीकर के बुलाया गया और उस में आके उन्हें खिताब भी किया और उन्हें ऑन द साइड लाइन्स मीटिंग्स भी की। तो ये सारा प्रोसेस जो आगे बढ़ा है, इसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इसमें एक रोल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि वो अब सिरे चढ़ा है और चीन हमारा एक दोस्त मुल्क है, इसने आगे बात को बढ़ाया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वन PTI हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट है, उसमें वो लिखते हैं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का अज खुद नोटिस केस 4/3 से मुस्तरद कर दिया गया। और दीगर जो उन्होंने बात की, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वो ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता तो मौजूदा सूरत हाल से बचा जा सकता था। फिर ये सवाल भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उठाया है कि क्या सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियाँ तोड़ना आइन के मुताबिक है, और मज़ीद भी उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट था, उसकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा था। अब ये जो इख्तिलाफी नोट अतर मिनल्ला साहब के सामने आया है, इसकी आप क्या समझते हैं कि इसकी टाइमिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है अगर गवर्नमेंट का रिव्यू वाला एस्पेक्ट देखा जाए, या ये शायद उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इसकी टाइमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज ये उस वक्त आया है जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो उस वक्त इसका जारी होना बज़ाते खुद इम्पॉर्टेंट है। हम आइन के मुताबिक और रिवायात के मुताबिक अतर मिनल्ला साहब की ज़ात पर, अतर मिनल्ला साहब के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। वो फाजिल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनका हक है वो जो फ़ैसला दें, लेकिन ये नोट है, ये फ़ैसला नहीं है, नंबर 1। दूसरा, कोई ऐसा ऑर्डर शीट नहीं है जिसमें 7 जज कभी मेंशन हुए हों। 9 जजों का एक बेंच बना, 2 जजेस पर एतराज़ हुआ, 9 जजों के दस्तखतों से एक ऑर्डर शीट जारी हुई जिसमें ये लिखा हुआ है, 9 के 9 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को एक नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उस मीटिंग में क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं। जो 9 जजों की मीटिंग हुई, वो अतर मिनल्ला साहब कुछ कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन जो बात की वो बिल्कुल और थी। जब ये 27 फरवरी का नहीं सॉरी ये आया 27 फरवरी का था गालबन जी, 27 फरवरी की ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब को नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 5 जजों का। लेकिन मामला ये है कि ये तो अतर मिनल्ला साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो खुद को अलहदा ही नहीं किया मामले से। नहीं किया तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो अलहदा उसमें नहीं लिखा कि अलहदा कर दिया है। जो 5 जजों का नोटिफाई हुआ है उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि फ़लाँ अलग हो गया है, फ़लाँ को अलहदा कर दिया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, उसका फ़ैसला आ गया, उससे 2 जज अलग हुए हैं। नहीं, उन 2 जजों की राय की तो अहमियत हो सकती है क्योंकि वो उस बेंच से अलग हुए जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। 7 मेंबर बेंच वजूद में नहीं आया तो ये 4 साथ कैसे हो गया? सर अब सवाल एक ये है, देखिए 9 जजेस का बेंच था, 2 अलहदा हो गए। जस्टिस एजाजुल नहीं हुए ना, कहाँ हुए? जस्टिस एजाजुल आपके पास है, ये पढ़ें जरा। मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, उसमें क्या लिखा हुआ? नहीं, ये तो हम हवा में बात कर रहे हैं। जो रिटर्न चीज़ है उस पर हम जाएंगे। आपके पास ये है, पढ़ें 9 जजेस का जो ऑर्डर शीट है ना, उस पे पढ़ें। 9 मेरा सवाल ये है, पहला बेंच बना 9 जजेस का, 9 जजेस का, दूसरा बना 5 माजरत की। नहीं, कोई नहीं माजरत की। नहीं, अब जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी ने माजरत नहीं की। वो तो रिकॉर्ड पे तो नहीं है ना। अब जो वो रिकॉर्ड की बात नहीं है, तो जो बात फैसल साहब, जो चीज़, ये कोई पंसारी की दुकान तो नहीं है ना कि ज़ुबानी कलामी बात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी एक ऑर्डर शीट है।
9 जज ये कह रहे हैं, जिस पर आज तक एतराज़ नहीं हुआ कि जी नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उसमें पढ़ें, उसमें अल्फाज हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी तो जज है ना, अब ये जज ही कह रहे हैं कि 4-3 से ये केस मुस्तरद होता है। कौन कर रहा है? 9, फिर तो 9-5 से होगा। वो दो जज तो यानी उसमें एजाजुल हसन साहब की और मुज़ाहिर नकवी साहब की कोई राय नहीं है, और इन 4 जजों की राय इसलिए नहीं है कि तब जब ये 9 जजेस का बेंच बना तो उन्होंने माजरत कर ली। कहाँ की? कोई रिकॉर्ड पे है? किसी के सामने हुई? कोई वकील कह सकता कि मेरे सामने उन्होंने कहा जी मैं नहीं बनता? 9 जज आए, उसके बाद वो उठ के चले गए क्योंकि एतराज़ हुआ। वापस जब आए वो 5 जज थे। किसी ने 7 जजों को बैठा हुआ कोर्ट रूम में देखा है? अब ये तो रिपोर्टर बता सकते हैं ना, मैं तो कोर्ट रूम में नहीं था। वकील भी बता सकते हैं। जब फारूक एच नायक साहब ने ये 4-3 की बहस छेड़ी तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अता बंदियाल साहब ने कि वो ऑर्डर पढ़े 27 फरवरी। इन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट किस बेस पे दिए हैं, किस कानून के तहत दिए हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। इसीलिए ये इस नोट, अव्वल तो नोट की कोई अहमियत नहीं होती, फैसले की अहमियत होती है। और एक बात मैं आपको तारीखी और बताऊं, जब हुदैबिया केस चल रहा था, आपको याद है कि उस वक्त किसी वकील ने, जो मुखालिफ वकील था इसाक डार साहब का, उसने हवाला दिया कौन से फ़ैसले का, जो आसिफ सईद खोसा साहब ने फ़ैसला दिया था, अक़लियती फ़ैसला। पहले 2 जजों ने फ़ैसला दिया था ना, 1 और 3 ने 1 दिया था। जब उन्होंने 2 रुकनी फ़ैसला की बात की, जो अक़लियती माइनॉरिटी डिसीजन की बात की, तो जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये अक़लियती फ़ैसला है, आप इसका ज़िक्र भी ना करें वरना आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। वो अक़लियती फ़ैसले को सीनियर मोस्ट जज कह रहे हैं कि उसका डिस्कशन भी उस पर नहीं हो सकती, उसको हवाले के तौर पर ही पेश नहीं किया जा सकता, और ये नोट को हवाले के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। मेरा इस कंसर्न ये है, देखिए मेरा जो सवाल है ना और जो कंसर्न है मेरा, एक किताब है जिसको हम आइन कहते हैं, आइन है पाकिस्तान, ठीक है, और ये आइन ही बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिससे ये इदारे ऑपरेट होते हैं, ये इदारे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 जजेस कह रहे हैं 4-3 का फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह और ये जस्टिस अतर मिनल्ला 2 कह रहे हैं ना। अब गुजारिश तो सुनिए ना, 2 इनको इंडोज करके बेंच छोड़ देते हैं, जो 5 रुकनी बेंच फर्दर बना, 2 उनको इंडोज करते हैं इनकी बात को और वो बेंच छोड़ देते हैं। एक तो बहस कौन से बेंच को छोड़ा? लेकिन मेरा इरशाद नहीं, पहला जो 5 रुकनी बेंच बनाते हैं चीफ जस्टिस, 5 रुकनी बेंच 5, हाँ, और वो 7 रुकनी बेंच तो नहीं है ना। देखिए सवाल इरशाद साहब ये है कि वो 9 रुकनी बेंच में से 2 की राय को तो ले रहे हैं ना। 2 राय, 2 लोग बेंच का हिस्सा नहीं है, उनकी राय की क्या अहमियत है? 9 रुकनी का तो हिस्सा थे ना, वो 9 रुकनी का तो वो 2 जज भी थे, 2 जज भी, हसन साहब और मुजाहिर साहब, फिर 5 हो गया, देखिए फिर 5-3 हो गया ना। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे सामने 7 रुकनी बेंच का कोई वजूद नहीं है, 4 जजों का कोई वजूद ही नहीं है जिन्होंने कोई फ़ैसला दिया हो। फ़ैसला जो आया है वो आया है 3 जजों का, 3 जजों का फ़ैसला आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो 3 जजों का है, ना 1 जज का कोई फ़ैसला है, ना 2 जजों का कोई फ़ैसला है, ना 4 जजों का कोई फ़ैसला है। फ़ैसला है 3 जजों का, और वो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। उसी को माना जाएगा, उसी को कहा जाएगा। कोई ये शख्स नहीं कहता कि पनामा केस का फ़ैसला 5 जजों ने दिया था, वो कहते 3 जजों का फ़ैसला था जो माना गया, 2 जजों के फ़ैसले को कोई शुमार नहीं करता। जब 93 में, अच्छा एक मैं आपको मुझे ये बताएं, 9 जजेस में जस्टिस एजाजुल हसन साहब शामिल थे। 9 रुकनी बेंच में 9 जज शामिल थे, उसमें एजाजुल हसन साहब भी थे, अतर मिनल्ला साहब भी थे, मंसूर अली शाह साहब भी थे, मुज़ाहिर नकवी साहब भी थे, या अफरीदी साहब भी थे, या अफरीदी साहब भी थे। लेकिन 5 रुकनी बेंच में ना मंसूर अली शाह साहब थे, ना अतर मिनल्ला साहब थे, ना या अफरीदी साहब थे। 5 रुकनी बेंच में थे जनाब अमीनुद्दीन साहब और मंदो खेल साहब। वो जब अलग हो गए तो जज रह गए 3। तीन जजों ने एक मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया।
अब ये सारी बातें जो हैं ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है ना, डिसीजन है। आप डिसीजन मानते हैं इसको? क्या ये डिसीजन नहीं, इख्तिलाफी नोट है, टेक्निकल नोट की क्या अहमियत होती है? फैसले में नोट की क्या अहमियत होती है? इरशाद साहब, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त ये जो एक मछली बाजार बना हुआ है, वीडियो अदालत को हम ना बनाए ना, नहीं अदालत को हम नहीं बना रहे, हम अदालत को नहीं बना रहे, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान के एक वफादार शहरी के तौर पर, कानून पसंद शहरी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस करेंगे। हम अदालत को मछली बाजार नहीं बना रहे ना, हम कह रहे हैं जजों, लेकिन अदालत का जो अपना कंडक्ट है इरशाद साहब, हम नहीं डिस्कस कर सकते। नहीं, हम देखें, अदालत का जजों का कंडक्ट, जजेस के इख्तिलाफ को हम कर सकते हैं ना डिस्कस? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखें, अब एक आईन पाकिस्तान ये कहता है कि ना हम अदालत को स्कैंडलाइज कर सकते हैं, ना जजों के कंडक्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं, और हत्ता के पार्लियामेंट जो एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है वो भी नहीं डिस्कस कर सकते। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अभी फैसला दिया है कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जी जो कहते हैं कि जजेस पर तनकीद नहीं की जा सकती, ये गैर आइनी और गैर शरई है। वो जो फैसला था ना, किसको माने मुझे बताएं ना। उसको 6 जजों ने उठा के रख दिया जी, वो अब फैसला वो 6 जजों का है, वो ख़त्म हो गया। देखें, वो फैसला 2 जजों का सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने ओवर रूल कर दिया है, इसलिए ख़त्म हो गया। अच्छा। अब आगे चलें, आगे चलें। मैं वैसे एक दिलचस्प बात नहीं, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि तारीख अदालत को डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपको बताऊँ, ये जितने लोग आज सबसे ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस क्यों ले लिया, ये तो हाई कोर्ट में केस जाना चाहिए था। ये मालूम है आपको कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन कौन सी फाइल हुई थी? इलेक्शन की कोई। देखें, ये जितनी पिटीशंस होती थी ना, वो जाती थी हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब गए थे 93 में पहली दफ़ा जी, इससे पहले कोई रिवायत नहीं थी। अच्छा, यानी ये इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ साहब का? नवाज शरीफ का ही कारनामा है, इल्ज़ाम नहीं। अच्छा, सही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो मुल्क में हालात हैं, और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, गुलजार इमाम जो BNA का सरबरा है, उसको गिरफ़्तार किया गया, उससे जो इंकशाफात हुए, ये ऑपरेशन कैसे अमल में लाया गया। एक ब्रेक के बाद आपको तफसीली इस पर बताते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले भी जिस तरह हमने जिक्र किया था, गुलजार इमाम ये जाना पहचाना दहशतगर्द, बलोच नेशनल आर्मी का ये सरबरा और सरगना भी, इससे पहले ये मुख्तलिफ़ तंजीमों में रहा और इसको गिरफ़्तार किया गया, और इससे जो इंकशाफात हुए हैं बड़े हैरानकुन हैं। अफ़गान पासपोर्ट है इसके पास, फिर ये दूसरे ममालिक में भी जाता रहा, और इसकी गिरफ़्तारी के बाद जो दीगर मुतहारिब ग्रुप हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह BLA मजीद ब्रिगेड है या BLF है, उनको भी सुनने में आ रहा है कि ख़ासा ये एक धचका तो लगा है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये, और क्या ये शख्स जो है आप समझते हैं कि इसके गिरफ़्तार करने के बाद जो दीगर लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, यकीनन ये एक बड़ा ही अहम ऑपरेशन था, और जिन लोगों ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया वो मुल्क की खिदमत की उन्होंने। और ज़ाहिर बात है कि अगर एक ऐसा अहम आदमी जो एक कमांडर है, एक तंजीम इतनी बड़ी चला रहा है, ये बाय द वे बरहमदार भुगटी का नंबर 2 रहा है जी, और ये रिपोर्टिंग भी करता रहा है, रिपोर्टर भी बन गया था किसी दौर में। तो अब अगर ये गिरफ़्तार हुआ है तो ये अकेला तो नहीं होगा, इसके ज़रिए बहुत सारे लोग और पकड़े गए होंगे या पकड़े जाएंगे। एक दूसरा ये है कि इस तंजीम के पीछे कौन है, फाइनेंसर कौन है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन ट्रेन करता है इनको, ये हमें सारे ताने बाने मिलेंगे इसी सूरत में। अच्छा, ये इरशाद साहब, ये जो इसको जब पकड़ा गया है तो ये बहुत ग्रैंड और बड़ा कम्प्लेक्स ऑपरेशन था जो वहाँ पे ISI ने किया,
और उसके बाद बड़ी महारत के साथ इसको पकड़ा गया है। जिस तरह आपने भी बताया कि ये शख्स जो है वो हरफन मौला ही है, रिपोर्टिंग भी ये करता रहा है, बरहमदा भुगटी के साथ भी रहा है, उसके बाद इसने अपनी तंजीम भी बना ली है, ठेकेदारी करता रहा है। और उसके बाद से अब ये जब क्योंकि इसको गिरफ़्तार किया गया तो क्योंकि जो पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा एक्टिव है वो BLA मजीद ब्रिगेड है, तो कुछ लोग इसके ज़ाहिर है ट्रेंड करदा इसके ताल्लुक़ वाले वहाँ भी होंगे, तो ये सुनने में आ रहा है कि उनको भी खासा इससे धचका पहुँचेगा। जो ISPR ने आज जो प्रेस रिलीज़ जारी की है इरशाद साहब, उसके मुताबिक ये सख्त गिर अस्करियत पसंद होने के साथ साथ जो इससे पहले बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंज़माम के बाद ये वजूद में आई थी BNA, तो बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला रहा है और इसको अब देखते हैं, अच्छी कार्रवाई रही है फोर्सेस की। अब इरशाद साहब हम इससे पहले बात कर रहे थे, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में हुआ मामला उस पर बात की, हुकूमत की जानिब से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के आज जो तफसीली नोट है, इख्तलाफी नोट है उस पर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमारा जो बज़ाहिर ये लग रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनका नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं उनकी बात सच साबित हो रही है, जो उनका मौक़िफ़ है। अच्छा देखिए, इस वक्त अब्बास साहब, इस वक्त जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट कौम का इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के आपस के मामलात कौम का इशू नहीं है। कौम का इशू है महंगाई, कौम का इशू है बेरोज़गारी, कौम का इशू है यहाँ कारखाने बंद हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रही, वेल्थ क्रिएशन का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। IMF ने हमें घुटने टिकवाने के बाद, ये मैं अल्फाज वज़ीर-ए-आज़म साहब के कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, घुटने हमने टेक दिए, नाक से लकीरें हमने निकाल ली, लेकिन आज के दिन तक वो हमें अपना पैकेज जो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर उसने देने हैं, वो देने की कोई आज के दिन तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अब सुना जा रहा है कि सऊदी अरब हमारी हेल्प को आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर UAE का मसला होगा। और उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब अमेरिका जा रहे थे, IMF से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे, वो आज मनसूख हो गया। अब उसकी कोई वजह भी बयान नहीं की जा रही। अमेरिकी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात की है। अब ये है कि क्या इस मुल्क में जो सूरत हाल है इसको रिवर्स कैसे करना है, उसका ताल्लुक इस बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरब पे भी बात करते हैं, इसहाक डार साहब का दौरा मनसूख क्यों हुआ, इस पर ज़रा मुफस्सल बात करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद से बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो सऊदी अरब का दौरा है, इसके साथ साथ कुछ इमदाद भी पाकिस्तान के लिए आ जाएगी और कोई रवाबित जो हैं हुकूमत के और पाकिस्तान सऊदी अरब के काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। आप समझते हैं कि सऊदी अरब ताउन करेगा पाकिस्तान को, और फिर सऊदी अरब के बाद जो दीगर ममालिक हैं, UAE का अगर हम जिक्र करें, कुवैत या कतर का करें, उनकी तरफ से भी कोई इमदाद आ जाएगी? अच्छा, बात यह है कि सऊदी अरब अगर इमदाद देगा तो नवाज शरीफ साहब को तो नहीं देगा ना, पाकिस्तान को देगा, कहने पर भी नहीं देगा। नवाज शरीफ साहब मैं नहीं समझता कि इतने रेलेवेंट नहीं है अब पाकिस्तान की सियासत में कि उनके कहने पर कोई मुल्क हमें 2 अरब डॉलर पकड़ा दे, क्योंकि अगर ये काम हो सकता तो 1 साल गुजर गया, 1 साल में हो जाना था। तो ये तो नहीं, अगर देंगे वो तो पाकिस्तान के मदद करेंगे, पाकिस्तान के लिए देंगे। नवाज शरीफ साहब का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ये सादत नसीब करे और उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन वो जाके असल में तासुर ये देना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के इतना करीब आ गया हूँ। उनकी दुआएं कबूल होगी तो इमरान खान का क्या बनेगा? किसी वक्त पाकिस्तान भी आ सकता हूँ। इमरान खान भी अपनी दुआएं कर रहा है, अब देखेंगे दोनों। तो वो तो सुनने वाला तो दोनों की सुनता है ना, वो किसी एक की तो नहीं सुनता ना। ये तो अब हम फैसला नहीं कर सकते। 2 बातें मैं, एक तो पहले मैं बात कर रहा था कि ये पहली दफ़ा सोए मोटो नोटिस लिया गया या सुप्रीम कोर्ट ने 184/3 के तहत फ़ैसला दिया, वो नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर दिया। उन्होंने पहले अपनी असम्बली जब तहलील हुई ना गुलाम इसहाक़ खान ने की 93 में, पहले दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जज साहबान बहुत मेहरबान थे,
तो उन्होंने कहा मियाँ साहब से कि वहाँ तो बहुत वक्त लग जाएगा और ज़्यादा वक्त गुजर गया हेयरिंग में, तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि फ़ैसला ये है कि जनाब अब चूँकि अवाम में जा चुका है, मुहिम चल चुकी है, तो आप लोग अवाम में जाएं, हम जल्दी फ़ैसला सुना देंगे। चुनांचे वो मियाँ साहब ने वो पिटीशन वापस ली और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन सुनी और उनकी असम्बली बहाल कर दी। बाद में जनाब नसीम हसन शाह साहब ने एक लाहौर में फंक्शन था, उसमें गिला किया मियाँ साहब से कि मियाँ साहब हमने तो आपकी असम्बली और हुकूमत बहाल कर दी थी, हमारा ख्याल था कि अब आप कायम रखेंगे, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, आप इलेक्शन में चले, आप जनाब वो इस्तीफ़ा भी दे दिया। आपने तो कहा था कि डिक्टेशन असम्बली नहीं तोड़ूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, असम्बली नहीं तोड़ूंगा, डिक्टेशन नहीं लूँगा। आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया, असम्बली भी तोड़ दी, डिक्टेशन भी ले ली, तो हमें कम से कम पूछ तो लेते। वो गिला किया था। तो ये जो अब रोना रोया जा रहा है ना कि जी सोए मोटो क्यों होता है और ये जनाब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इख्तियारात, इसकी मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, ये मुतालबा आज हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता हुकूमती तर्जुमान ने आज की मीटिंग के बाद, मतलब जो उनकी अपनी मशावरती मीटिंग थी हुकूमत की, उसके बाद उन्होंने ये कर दिया मुतालबा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। अगर इस तरह हुकूमत में बैठे हुए लोग चीफ जस्टिस से मुतालबा शुरू कर दें और इस पर अमल शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या उसका चीफ जस्टिस जो बुनियादी तौर पर अवाम और हुकूमत के दरमियान सालसी किरदार अदा करता है या फ़ैसला कुन किरदार अदा करता है, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस ही ना सुने और हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला ही ना दे। ये आप सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करना चाहता है कि जो अवाम के बाहमी मामलात हों, तनाज़ात हों, उनको तो आप हल कर सकते हैं। अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देंगे या हुकूमत की मंशा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देंगे या हुकूमत के मफाद से मुतसादिम फ़ैसला करेंगे तो हम आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे, हम आप पर दबाव डालेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि जिस तरह सजाद अली शाह। साहब, ये हुकूमत से ज़्यादा मामला सियासत का है, यहाँ पे सियासत का मामला नहीं, सियासत का मामला सियासत देखें, सियासत सियासी मैदान में होती है, अदालतों में सियासत नहीं होती। अब यही तो आज मिनल्ला साहब ने बात की है। इरशाद साहब वो कह रहे हैं कि जब ये सियासी लोग सियासी मामला लेके आ जाते हैं तो कोई एक फरीक जीत जाता है, कोई एक फरीक हार जाता है, अदालत हमेशा हार जाती है। नहीं, ये आज मिनल्ला साहब ने भी यही बात की ना, सियासी मैदान में तो नहीं जा रही। कसूरवार जाने वालों का है या कसूरवार सुनने वालों का है? देखें, अदालत जो है उसने जब उसके पास कोई फरियादी फरियाद लेके आएगा, जो साइल फरियाद लेके आएगा उसको सुनेगा। सर ये केस तो साइल का फरियाद बनता है, इसमें तो फरियाद नहीं की गई थी ना, ये तो उसको नोटिस केस था। इसमें सिप्तान खान की पिटीशन है ये। अच्छा, ये पिटीशन है, लेकिन उसके जो आफ्टर मैथ है वो तो असखुद के ही है ना, पहला फैसला तो असखुद नोटिस केस का है। गुजारिश ये है कि आपको 184(3) जो है ये सोए मोटो है जी। आप पिटीशन भी करेंगे तो इसी के तहत सुनी जाएगी और उसको सोए मोटो कहा जाएगा जी। ये पिटीशन जो जितनी जाती हैं ना, जो सूरी साहब वाली जो थी, कासिम सूरी की रूलिंग पर जो हुआ था वो इसी 184(3) के तहत हुई थी ना जी। उस वक्त इनमें से किसी ने कहा था कि गलत हो रहा है, किसी जज ने कहा था। ये तो ये वही अगेन ना, हाँ, भी मामला सियासी ही था ना ना, तो क्यों सुना मामला सियासी ही था ना, वो उस वक्त किसी ने एतराज़ किया था। देखिए सिलसिला तो वहाँ से आर्टिकल 5 को बेस बना के शुरू होता है ना। जब 9 अप्रैल की शाम को अदालतें खुल गई थी, इमरान खान को यही तो एतराज़ है कि वो अदालतें क्यों खुली थी, वो तो सियासी मसला था, पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, खुल गई थी ना जी। तो अदालतों ने उसकी सफाई दी, अदालतों ने कहा कि कोई गैर आईनी कदम ना हो। खैर 1999 वाला एपिसोड ना हो, 5 जुलाई 1977 ना हो, बहस में नहीं जाना चाहिए। जो बुनियादी चीज़ है कि अगर हुकूमतें चीफ जस्टिस से ये मुतालबा शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्रेशन की और फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है और वो चाहते नहीं हैं, कोई भी जो हुक्मरान पार्टी है वो नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस सुने या कोई फ़ैसला दे। कोई बेंच जो उनकी मर्ज़ी का ना हो, कोई जज जो उनकी मर्ज़ी का ना हो, वो केस ना सुने।
तो ये तो फिर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता, और किसी महज़ब जमहूरी इस्लामी रियासत में तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब मिसालें हम हज़रत उमर की देते हैं, हज़रत अली की देते हैं कि उस जज ने जो थे काजी थे, उन्होंने एक यहूदी के मुकाबले में हज़रत अली जब पेश हुए तो यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। हज़रत अली ने तो नहीं कहा कि मैं तो हुक्मरान हूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला दे सकते हैं, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे ख़िलाफ़ तो आप फ़ैसला नहीं दे सकता। हज़रत उमर से जब सवाल किया उसने, तो ये तो नहीं कहा कि भाई हज़रत उमर ने कि भाई तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मैं हुक्मरान हूँ इतनी बड़ी रियासत का, और मुझे प्रोटेक्शन 1973 के आइन के तहत प्रोटेक्शन भी हासिल है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उसका आम तौर पर हवाला दिया गया था, अब तो खैर नहीं देते, 73 के आइन का वो जिक्र ही नहीं करते। वो भाई सुप्रीम कोर्ट का हर जज और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बैठा ही इसीलिए है कि रियासत के किसी शहरी को अगर हुकूमत से कोई शिकायत हो वो शिकायत लेकर जाए, वो फ़ैसला दे, खा आसमान टूट पड़े, कम वट में आसमान टूट पड़े, ज़मीन जो है वो फट पड़े, फैसला देना चाहिए। फैसला आया है, फैसला साहब यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, यहाँ मामलात को पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो ना किया जाए, जब रात को खुलती हैं तो तब भी कैंपेन चलाई जाती है कि अदालतें रात को क्यों खुली, अदालतें दिन को फैसला देती हैं तो तब उसको नहीं माना जाता। गलत बात है, गलत बात है। अब एक और सवाल है इरशाद साहब कि अदालत खड़ी कहाँ पे है, खुद ये भी तो एक सवाल है ना। अदालत वहीं खड़ी है जहाँ उसने आइन ने खड़ा किया है, अवाम ने खड़ा किया, वो तो वहीं खड़ी हुई है, उसने फैसला दे दिया। देखिए अब जो तफरीक है, भले वो किसी ने उसकी कोशिश की हो अदालत में तफरीक डालने की, मैं ये नहीं कह रहा, कोई फर्क नहीं, हो सकता है किसी ने तफरीक कोशिश की हो, लेकिन इट्सेल्फ जब हाउस इन ऑर्डर होगा तो वो फैसला ज़्यादा जानदार होगा। अगर यही हाउस इन ऑर्डर होता तो आज हुकूमत को ये हिम्मत ना होती कि वो चीफ जस्टिस से कहती कि आप इस्तीफा दें। नहीं, तो ये बात नहीं, अब ये तो हम तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% फिट है, एक जाने वहाँ पे कोई तफरीक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, एक जज की राय दूसरे जज से मुख्तलिफ है। आप ये बताएं, पनामा केस आया था, उस वक्त कोई तफरीक थी? अपैरेंटली तो देखें नहीं, पनामा केस में कोई अदलिया में कोई जज बोला था, कोई खास इत्तेफाक था जी, वो मान लिया था इन्होंने। देखिए माना तो सही ना, उसके बाद माना है, वो तो कहते मुझे क्यों निकाला, वो तो सियासी मामला है ना। देखिए वो तो सियासी मामला है। ये अगर सारी कोर्ट, ये पूरी जस्टिस काजी फैजी साहब समेत पूरी कोर्ट भी कोई फैसला देगी और इनके खिलाफ होगा, ये नहीं मानेंगे। देखिए हमारे सियासतदानों की आदत है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हमारे सियासतदानों की आदत है कि जो फैसला इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, इनके मुफाद के ख़िलाफ़ है, इनकी मंशा के ख़िलाफ़ है, ये उसको नहीं मानते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन मानना, देखिए मैं आपको बताऊं, वो जो 93 में फ़ैसला आया था ना, उसमें 13 जज थे टोटल, गालबन 12 जजों ने वो फ़ैसला दिया था, एक जज ने इख्तलाफ किया था, ठीक है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा था आपको याद है? ये चमक का नतीजा है जी, ये चमक का नतीजा है। तो ये सियासतदान हमारे यहाँ वो ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हाँ, ये अल्लामा ने कहा कि ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। ये वो लोग हैं जो ख़ुद नहीं बदलने के लिए तैयार, अपने आप को कानून के ताबे, आइन के ताबे, अदालती फैसलों के रखने के ताबे रखने के रवादार नहीं हैं। इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला हो, इनकी मर्ज़ी का जज हो, इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला हो, फिर ये मुतमैन है। यही तो मसला है, यही तो मसला है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि साल पहले जो बात, देखें इश्तराक क्या है, कोई भी सियासी जमात, फैसले पर अमल हो गया ना। वो देखें कोई भी सियासी जमात फैसले पर अमल उस वक्त भी हो गया, अब भी इंशाअल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक रियासत है, एक आइन है, कानून है, रिवायत। क्या होता है, फैसले पर अमल होता है ये ना। लेकिन साल पहले जो बातें पीटीआई किया करती थी, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, सुप्रीम इदारे की, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी एंड कंपनी कर रहे हैं। ये वाज़ेह तज़ाद तो है सियासी रवैयों में। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।